बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल एक्सप्रेशन, और मैंने कहा था कि कल के लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि केसी का जो यूनिट होता है वो किस तरह हम बनाते हैं और उसके यूनिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, अगर हम केसी की इक्वेशन याद रखें जो कि हमने कल ड्राइव की थी, उसके अंदर हम लिखा था कि सी की पावर सी, डी की पावर डी ओवर ए की पावर ए, बी की पावर बी। ये बेसिकली हमने इक्वेशन ड्राइव की थी कल केसी की फॉर जनरल एक्सप्रेशन, और हमने इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व की थी। आज की बुक में कुछ कम गिवन थी तो मैंने आपको एडिशनल एग्जांपल्स भी करवाई थी, आप वीडियो में देख सकते हो। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें क्या बताता है? बेसिकली ये हमें देता है रेशो। आपको पता है जब भी कोई चीज़ एक डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर प्रेजेंट हो, बटे में कोई चीज़ प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं वो एक चीज़ का रेशो है। और स्पेसिफिकली जब कोई चीज़ रेशो में होती है तो उसके कोई यूनिट नहीं होते हैं, नो यूनिट्स। मीन्स कि अगर हमारे पास, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ कि अगर ये मीटर में होता और ये भी मीटर में होता तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि बटे में जो चीज़ होती है ऊपर नीचे वो कट हो जाती है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होना था। इसी यूनिट को आज हम समझेंगे कि अगर हमारे पास, क्योंकि यूनिट्स तो आपको पता है किसी के सेम ही होते हैं। क्या होते हैं यूनिट्स? मोल पर डीएम क्यूब। हम ये देखेंगे कि जाहिर बात है हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, तो क्या हमारे पास अगर कोई चीज़ रेशो में प्रेजेंट हो और उनकी यूनिट भी सेम हो तो क्या उनकी वैल्यूज जो होंगी वो नल आएंगी, मीन्स कि उनका यूनिट कोई भी नहीं आएगा। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली यही देखना है। अगर हम केसी को बच्चों डिफाइन करें तो बेसिकली केसी क्या होता है? केसी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? रेशो होती है। किस चीज़ की रेशो होती है? ये हमारे पास जो प्रोडक्ट है इनकी प्रोडक्ट की। ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, सपोज ए प्लस बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं हमारे पास सी प्लस डी। ठीक है, ये दो हमारे पास रिएक्शन है, दो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमने उनको कहाँ लिखना होता है? न्यूमरेटर में लिखना होता है। ठीक है, तो केसी बेसिकली क्या होती है? ये रेशो होती है। किस चीज़ की रेशो होती है? जिसके अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। किस चीज़ का? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ की है? प्रोडक्ट की। आपको पता है कि ये सी क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, और प्रोडक्ट्स की है। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये कल हमने डिस्कवर किया था कि किस तरह हमने रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट लिख लेना है। कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हुए, नंबर ऑफ एटम्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हुए, तो वो हमारे पास क्या है? एक मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। उसको हमने किस तरह रेज टू द पावर के अंदर लेके जाना है? सेम टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ये हमारे पास बेसिकली केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर गिवन है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि किस तरह इसको आपने, मतलब कि अगर आपको डेफिनेशन नहीं आ रही तो आप इसको रिएक्शन के थ्रू भी या इक्वेशन के थ्रू भी इसको आप डिफाइन कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है केसी? केसी इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कंसंट्रेशन कोफिशिएंट टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। ये हमारे पास बेसिकली क्या है? केसी की डेफिनेशन। ओके बच्चे, मैं आपको भी बता के हटी हूँ कि केसी के अंदर जो न्यूमरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं, जबकि डिनोमिनेटर में होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स। ये एक जनरली मेथड है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं किसी चीज़ को, किसी भी केसी को बताने के लिए। ठीक है, और आपको पता है कि हमारे पास जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो किसके अंदर आनी होती है? वो सिर्फ और सिर्फ आनी होती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। ये बेसिकली इस चैप्टर का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होना है? हमारे पास इक्विलिब्रियम कब बना? जब हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। ठीक है, जब एक दफ़ा रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील हो गए हैं, वहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होना। इक्विलिब्रियम तो तब मेंटेन होता है जब हमारे पास रिएक्टेंट्स भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो, प्रोडक्ट्स भी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो, रिएक्शन हो रहा हो और हमें दिखे कि रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू हम केसी की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आज एक एग्जाम्पल समझाऊंगी जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन होंगी। बाकी इंशाल्लाह हम जो हमारी पूरे चैप्टर की एग्जांपल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ एडिशनल एग्जांपल्स भी करवाऊँ ताकि आपका नॉलेज जो है या एक्सपोजर जो है वो इनहैंस हो। ठीक है, आप सिर्फ बुक तक बाउंड ना रहो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स सोल्व करने का भी मौका मिले। ठीक है, अब बच्चों अगर हम देखें केसी के फैक्टर्स, आपकी बुक के ऊपर केसी के फैक्टर्स जो हैं वो इतना मेंशन नहीं है। ठीक है, ये बहुत मतलब कि वास्ट टॉपिक है केसी के फैक्टर्स पढ़ना। ये आप इंशाल्लाह जब आप अपने फर्स्ट ईयर में जाओगे वहाँ पर आप
पूरा चैप्टर पढ़ोगे एक रिवर्सिबल रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। उसके अंदर सारा का सारा लिखा हुआ है कि केसी क्या होता है, ठीक है, केसी कितने फैक्टर्स हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ली चटेलियर्स प्रिंसिपल के बारे में, बेसिकली वो दिया ही केसी को बैलेंस करने के लिए था, केसी के हवाले से दिया गया था, इसके ऊपर बेस कर रहा था। तो अगर हम फैक्टर्स जो क्या कि वो क्या मेंशन, मैं आपको सिर्फ उतने ही बताऊंगी। उसके अंदर दो मेंशन किए हुए हैं, एक हमारे पास टेम्परेचर किया हुआ है जिसके ऊपर केसी जो है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, और दूसरा दिया हुआ है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं। एक उन्होंने फैक्टर आपको बताया जिसके ऊपर डिपेंड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, पॉइंट ऑफ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक उन्होंने फैक्टर ऐसा बताया जिसके ऊपर जो केसी है वो डिपेंड करता है, जो कि है टेम्परेचर। दूसरा जिसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। मैं आपको टेम्परेचर का भी बताती हूँ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का भी बताती हूँ कैसे इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं करता। तो बच्चों टेम्परेचर, आपको पता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक्साइटेशन करते हैं, मीन्स के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है, मोशन होती है, वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, आपस में वाइब्रेट करेंगे। जब वाइब्रेट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि मोर फ्रीक्वेंटली वो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो ए प्लस बी मीन्स रिएक्टेंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्पीड अप कर रहे हैं रिएक्शन को। तो इक्विलिब्रियम जो होगा वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं और डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर, इसके ऊपर ये बहुत चेंजेस आती हैं। मैं आपको सिर्फ जनरली बता रही हूँ, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है, हमारे पास जो केसी की वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम होता है वो किसकी तरफ मूव करता है, वो मूव करता है टुवर्ड्स रिएक्टेंट्स, ठीक है। ऑन द ऑपोजिट हैंड अगर आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, डिक्रीज, टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर रहे हो तो क्या हुआ है, जो हमारे पास इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोडक्ट्स बहुत कम बन रहे हैं, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो किसकी तरफ जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इक्विलिब्रियम ने किसकी तरफ जाना है, प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट्स भी आपस में बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इस तरह ये होता है। अभी आपकी बुक के ऊपर इतना डिटेल में मेंशन मैं आपको खुद करवा भी नहीं रही हूँ। आपका बेसिकली मेन फोकस जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने आते हो, आपको वैल्यूज पुट करनी आती हूँ, ठीक है। आप इस चीज़ों को थोड़ा सा अभी आप सिर्फ ना बेसिक नॉलेज हो चीज़ों के बारे में, ठीक है। अभी याद करने को, कॉन्सेप्ट क्लियर करने को फर्स्ट या सेकंड ईयर पढ़िए, वहाँ करो, ठीक है। यहाँ पर बेसिक नॉलेज हो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किस टॉपिक से रिलेटेड आपको आता हो, ठीक है। और दूसरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्यों केसी इसके ऊपर डिपेंड कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है केसी जो होता है वो कभी तभी मेंटेन होता है जब हमारे पास रिएक्शन जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, वो न्यूट्रल स्टेट पे आता है, ठीक है। जब हमारे पास 50% ऑफ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं 50% ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, तब हमारे पास केसी होता है। क्योंकि जब हम स्टार्ट ऑफ रिएक्शन करें तब तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, केसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता तब, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन के अंदर कोई इनिशियल कंस्ट्रेंट जितनी मर्जी हो कोई, वो हम केसी को डिपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एट द मीन टाइम या एवरेज टाइम के ऊपर जहां पर हमारे पास रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तब हम केसी को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला और उसके अंदर वैल्यूज पुट करने का तरीका। देखो बच्चों, केसी की क्या है वैल्यू हमारे पास कि अपर साइड पर हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स आएंगे। ये आपने याद रखना है, ठीक है। केसी का यूनिट क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। पहले हम सिर्फ मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब जो आपकी बुक की एग्जाम्पल गिवन है वो गिवन है हाइड्रोजन आयोडाइड की, H2 + I2 गोज टू रिवर्सिबल रिएक्शन टू HI, ठीक है। सबसे पहले तो आपने किसी भी रिएक्शन को सोल्व करने के लिए आपने उसका केसी लिखना है। इसका केसी कैसे लिखेंगे हम, न्यूमिनेटर में के अंदर क्या आएगा हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब आपको पता है 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये कहाँ जाएगा, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। H2 और I2 के साथ आपको पता है H2 और I2 के साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स कि यहाँ पर 1 मोल है तो इक्वल है, तो H2 और I2। अब जहां जहां हमारे पास प्रोडक्ट्स गिवन है, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स HI H2 I2, यहां आपने केसी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि इक्वल होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब के। देखो कैसे करेंगे, केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है, ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो आपको पता है अपर साइड के ऊपर भी हमारे पास टोटल कितने पार्क के अंदर प्रेजेंट है 2, और लोअर साइड को अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तभी हमारे पास 2 ही आते हैं। तो ये आपस में मैंने आपको बताया कि अगर सेम क्वांटिटीज ऊपर हो और सेम क्वांटिटी नीचे हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका इसका और भी बताती हूँ कि आपने 2 को ना इसको ओपन कर लेना है। किस तरह कि आपने करना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब
और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर सेम वैल्यूज हैं, यूनिट्स भी सेम है और सब कुछ सेम है, तो ये आपस में क्या कर देंगी, ये कट डाउन हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो हमारे पास केसी का क्या होगा, नो यूनिट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे तब हमारे पास इसकी वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। ये आप जब तक आप केसी फाइंड नहीं ना करोगे, जब तक आपको पता नहीं होगा केसी कैसे आ रहा है, प्रोडक्ट कहाँ पर है, रिएक्शन कितनी कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, कितने कोफिशिएंट है हमारे पास, तब तक आप केसी को प्रोडिक्ट नहीं कर सकते हो। रिएक्शन को देखकर आप केसी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आपके लिए जरूरी है कि आप पहले केसी लिखो। इसके ट्रिक्स होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझो कि किस तरह हमने केसी के अंदर केसी को फाइंड करना है, उसके बाद उसके यूनिट कैसे निकालने हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में है हमारे पास नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है और हमारे पास अमोनिया गैस बन रही है। अगर आप इसका केसी लिखो तो बच्चों केसी सेम इसका किस तरह आएगा, यहाँ पर देखो NH3 प्रोडक्ट है, NH3 और इसका कोफिशिएंट में आएगा 2 क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ मोल्स 2 है। ओवर रिएक्टेंट में क्या आएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कोई भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो हम इसे कोफिशिएंट के अंदर कुछ लिखेंगे। और 3H2, यहाँ पर 3H2 है, H2 और 3 इसके आ गया। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब NH3 का, मोल पर डेसीमीटर क्यूब N2 का और मोल पर डेसीमीटर क्यूब H2 का, सबका सेम है, लेकिन फर्क यहाँ पर आ रहा है इनके कोफिशिएंट्स के अंदर। तो हम इसको क्या करेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब को ओपन करके लिख लेंगे ताकि हमें समझ आ जाए किस तरह हमने इसको फाइंड करना है। तो बच्चों देखो अब देखो जो सेम क्वांटिटी बच्चों उनको हमने कैंसिल कर देना है, ये भी कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, ये चार हमारे पास कैंसिल हो गए। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज रह गई हैं, मींस कि अपर साइड के ऊपर हमारे पास क्या आया है, 1 आया है, ओवर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो कैसे आएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके अंदर है, डिनोमिनेटर के अंदर है। अब जब हमने इसको अपर साइड के ऊपर लेके जाए तो बच्चों क्या होगा, इसके साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। किस तरह साइन चेंज होंगे, देखो अब सबसे पहले आपने 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मोल के साथ भी करना है क्योंकि मोल अलग क्वांटिटी है और डीएम क्यूब हमारे पास अलग क्वांटिटी है। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अभी देखो अभी आप सबसे पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो आएगा 1 ओवर मोल 2 DM -6। अब आपने क्या करना है, अब 1 जो है वो न्यूमिनेटर के अंदर है और जो हमारे पास मोल स्क्वायर और DM -6 की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये प्रेफर करेंगे कि हम क्या करें कि हम इसको उठा के ऊपर ले जाएं, मीन्स कि यहाँ की वैल्यू ऊपर। तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर के ऊपर चीज़ आती है तो उसके साइन जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा मोल -2 DM6। ये हमारे पास किसी की वैल्यू है, किसी का यूनिट है, किसके हिसाब से, ये अमोनिया गैस की फॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके बच्चों, सिर्फ एक प्रॉब्लम हम सोल्व करते हैं जो कि आपकी बुक पे 9.1 नाम से मेंशन है, जिसके अंदर आपको बताया गया कि H2 + Ai2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपकी उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज भी दी है, मींस मोलर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आप इसकी फाइंड करो किस चीज़ की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आपने फाइंड करनी है, कितना हमारे पास किसी के ऊपर जो है वो रिएक्शन रन कर रहा है। ठीक है, H2 की कॉन्सेंट्रेशन आपकी बुक में मेंशन है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 2 हाइड्रोजन आयोडाइड की हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपको पता है आपने रिएक्शन के अंदर जब केसी फाइंड करना है तो आपने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसका यूनिट भी लिखना है। तो आप मैं आपको यही प्रेफर करूंगी, सबसे पहले आप जो है ना वो उसके यूनिट्स निकालो। आपको अभी पता है कि हम करके हटे हैं कि जो केसी होता है यूनिट होता है H2 का, वो क्या होता है, वो नो यूनिट होता है, मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं होता। किसी भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए किसी के लिए सबसे पहले आप इसका यूनिट निकालो, क्योंकि आप एट द स्पॉट अगर आप केसी भी फाइंड कर रहे हो, ठीक है, साथ इसका यूनिट्स भी निकाल रहे हो, तो वो आपके बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इतना ज़्यादा पेपर के ऊपर गन सा बच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि पहले आप क्या करो, इसका केसी का यूनिट निकालो आप। ठीक है, यूनिट निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। Kc इज इक्वल टू, आपको पता है प्रोडक्ट साइड के ऊपर क्या है हमारे पास, HI की पार्ट 2 ओवर H2 एंड I2। अब आप सिर्फ वैल्यूज पुट करो। HI2 इसको हम डबल टाइम लिख देंगे 0.49 मल्टीप्लाई बाय 0.49। अब यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंड ऑफ द रिएक्शन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, और 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.06। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करो तो आंसर आता है 80। अब 80 के साथ हमारे पास नो यूनिट,
क्यों यूनिट नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, केसी का तो कोई यूनिट ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर से आप लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आपका इतना गंद बच जाना था कि आपको समझ नहीं आती। मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि सबसे पहले आप केसी की यूनिट फाइंड कर लो, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर, उसके बाद आप केसी की वैल्यूज फाइंड करना जाओ। ठीक है, ताकि आपको एंड टाइम पर इतना पेपर के अंदर मैस क्रिएट ना हो और आपको फिर इस तरह क्वेश्चन भी आपका रॉन्ग ना हो। ओके बच्चों, ये था बेसिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स के बारे में। मैंने आपको समझाया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, उसके यूनिट्स कैसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने आपको सिर्फ एटलीस्ट 2 ही समझाई हैं, इसे समझाई हैं ताकि मैं इसके ऊपर एक अलग से लॉन्ग वीडियो बना सकूं और मैं आपको उसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी हम किस तरह केसी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपको एनालिटिकल बेस्ड अगर पेपर आ रहा है तो आउट ऑफ द कोर्स भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, ताकि आपको समझ आए कि अगर किसी तरह का भी कोई आपको ए लेवल्स ओ लेवल्स की बुक से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हों। तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, आपका बस एक एटलीस्ट टॉपिक रह गया, उसको कंप्लीट करने के बाद हम इससे टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।